चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। A+IS के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस जायसवाल आप सभी को जो है आज इतिहास विषय के बारे में जो है आप सभी को जो है जानकारी दूंगा। इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले आज चूंकि पहला क्लास है और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आखिर पढ़ना क्या है हिस्ट्री में। इतिहास में अगर आप देखें, इतिहास की बात अगर हम करें, हिस्ट्री की बात अगर हम करें इतिहास में, चूंकि जीरो लेवल से लेकर बेटा हम लोग टॉप लेवल तक बात करेंगे। सबसे पहले मुझे यह जानना है कि इतिहास में आपके यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या जो भी तैयारी आप करते हैं उन सभी में किस पोर्शन का कितना वेटेज है। सबसे पहले तो यह जानना है हमको आज की क्लास में। दूसरा हमें यह जानना है कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, लेकिन क्या हम उस तरीके से क्या एनसीईआरटी पढ़े हैं जैसे हमको पढ़ना चाहिए यूपीएससी तरीके से? तो इसका आंसर होगा नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं आप सभी से, आप लोग चाहे कोई भी पढ़ाई करते हो आप, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लास में एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक जो है आपकी पूरी तैयारी इतिहास की मैं अच्छे से करवाऊं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहास का। प्रीलिम्स की परीक्षा में अगर आप देखेंगे इतिहास को लेकर जो हमारी जो सोच है, इतिहास को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, सबसे पहले एक हम प्राचीन इतिहास की बात करें, अभी ये जान लो कि किसको कितना वेटेज देना है। दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडावल इंडिया, यानी कि मेडावल हिस्ट्री की बात अगर करें, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है बेटा आधुनिक इतिहास जिसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, भारत का इतिहास। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, जो हमारा एंशिएंट इंडिया है यानी कि जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको मान लीजिए, मैं अगर कहूं कि ये 100% है, तो 100% में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं वो आपके मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन, 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न इंडिया से ही होते हैं। एंशिएंट की बात की जाए तो 30% से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो एंशिएंट इंडिया से होते हैं। 30 क्या, इसे आप 35 भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी है। 30 से लेकर 35% तक जो है आपके क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मेडावल इंडिया का, तो मेडावल का 15 से 20% का वेटेज होता है, कभी कभी तो बहुत कम भी हो जाता है। तो पहले एक एस्पिरेंट को, एक सीरियस एस्पिरेंट को यह जानना जरूरी होता चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। दूसरा, किसको कितना वेटेज देना है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है यूपीएससी की तैयारी में या सिविल सर्विसेज की तैयारी में कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हमारे जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो परीक्षा ओरिएंटेड हो, जिससे आप परीक्षा को क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए। तो मैंने एक आपको सिलेबस दे दिया कि भैया, ये दे दिया कि भाई किसको कितना वेटेज है। तो मैंने कहा कि आधुनिक भारत का 50% से वेटेज, एंशिएंट इंडिया का जो है 30 से 35% है, और मेडावल जो है मध्यकालीन जो है वो 15 से 20% है। तो ये सभी एस्पिरेंट को पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए। A+IS जो है आपका एकेडमी जो है, वो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसे ऐसे टीचर इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी को आसान करेंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं, मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं बेटा। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे इन चीजों को लेकर कि भाई सिलेबस में और क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की ही बात अगर हम करें बेटा, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। तो लिखिए पहला, ऐतिहासिक स्रोत। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो क्या थे। ऐतिहासिक स्रोतों की बात अगर हम करें बेटा, तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत में हमको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के बेसिकली स्रोत क्या थे। कौन सा स्रोत? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत हमको सबसे पहले पता करना है कि भैया सिलेबस में ये क्या पढ़ना है। दूसरा,
सारी चीजों को एक एक करके हम बताएंगे बेटा। पहले ये जान लो कि सिलेबस में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। दूसरा है बेटा हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व जो है हमारे, पुरातात्विक, ठीक है बेटा, पूरा सब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमको पढ़ना है। तीसरा हमको पढ़ना है बेटा साहित्यिक स्रोत क्या है हमारे। भाई सारे स्रोतों के बारे में हमको पढ़ना है, तो तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा साहित्यिक स्रोत। मैं सिर्फ अभी सिलेबस बता रहा हूं क्योंकि पहला क्लास है, और कम से कम ये सारे एस्पिरेंट को जानना चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है हमारा, और सभी को याद होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, मेरी क्लास में जो भी बच्चा, चूंकि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं और विगत 8-10 साल से मैं क्लास ले रहा हूं, मैं ऑप्शनल की भी और आपके करंट अफेयर की क्लास भी मैं लेता हूं। तो बेटा एकदम हम लोग एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पढ़ेंगे, ये तीन ये पढ़ लेंगे, और इसी में एक और मैं पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं। चौथा पॉइंट हमको पढ़ना है बेटा प्राचीन भारतीय इतिहास का बेसिकली महत्व क्या है। लिख लीजिए, सॉरी भारतीय सब तो है, लेकिन इसका महत्व क्या है, इतिहास का महत्व, ये भी हमको बेटा पढ़ना है। तो ऐतिहासिक स्रोतों में जितना लिखवा रहा हूं, इस सभी लोग को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक में हम सारा ये कवर करेंगे, ये सारी चीजें पहले लिख लीजिए आप सभी। तो ऐतिहासिक स्रोतों में मैंने क्या क्या बताया बेटा। ऐतिहासिक स्रोतों में मैंने आप सभी से कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, और प्राचीन भारतीय इतिहास का बेसिकली महत्व क्या है इसके बारे में हम ऐतिहासिक स्रोतों में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बेटा प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा लिख लीजिए प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां, प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक संस्कृतियां। ऐसा फील करिए कि आप मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने आप बैठे हुए हैं बेटा। प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां क्या है बेटा, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय इतिहास का काल विभाजन। लिख लीजिए पहला, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का काल विभाजन, काल विभाजन, पहला तो यही पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बेटा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा आदि ऐतिहासिक काल। ये सारी चीजें हम बताएंगे आप सभी को। प्रागैतिहासिक क्या होता है, आदि ऐतिहासिक क्या होता है, अभी सिर्फ पहला क्लास है, ये जान लीजिए कि पहले फेमिलियर हो जाइए कि भाई पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। लिख लीजिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में बेटा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में हमें पढ़ना है बेटा भारतीय इतिहास का काल विभाजन। चलिए लिख लीजिए भारतीय इतिहास का काल विभाजन पहला हमको पढ़ना है। दूसरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है। तीसरा ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है। चौथा हमें ऐतिहासिक काल के बारे में बेटा हमको पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है एक एक करके मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आप सभी को बेटा ये पढ़ना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हमको पढ़ना है, वो आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, वो पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए सिंधु घाटी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या इसकी खोज किसने की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन थे। लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। भाई कौन कौन से नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, इन सभी चीजों के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा, हम टाउनशिप के बारे में बात करेंगे, यानी कि नगर योजना के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी कैसी योजनाएं थी नगर नगर की। चौथा, हम पढ़ेंगे बेटा वाणिज्य और व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे, वाणिज्य तथा व्यापार, लिख लीजिए, वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा हम पढ़ेंगे, इसी में पांचवा पॉइंट यहां लिख देता हूं, कला और संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कला और संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। छठवां पॉइंट की बात अगर हम करें, वो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की जो देन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेंगे। सिंधु सभ्यता की देन, ठीक है बेटा, सिंधु सभ्यता की जो देन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये सारा चीज हमको पढ़ना है बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें मैंने पहला कहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इसके बारे में चर्चा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, उसके बारे में चर्चा। नगर योजना के बारे में चर्चा। वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में चर्चा। कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और सिंधु सभ्यता की देन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारा पॉइंट हमको तीसरे टॉपिक में हमको पढ़ना है। अभी बेटा बेसिक है, अभी शुरुआत है। अभी आप लोग को लगेगा सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इतना सब हमको पढ़ना है। लेकिन बेटा मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, मुझसे पढ़ लो, जिंदगी में इतिहास कभी नहीं भूलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपसे। ठीक है, चलिए चौथा पढ़ना क्या क्या है बेटा। चौथा हमको पढ़ना है वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति चौथा टॉपिक लिख लीजिए, वैदिक संस्कृति। वैदिक कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, वैदिक कल्चर में क्या पढ़ेंगे भाई, वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, आर्यों का आगमन लिखो। आर्यों का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, वैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृति में जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, उन सभी पॉइंट को हम लोग इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, आप सिर्फ सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कल हम एक एक शब्दों के बारे में आपको बताएंगे कि भाई आर्यों का आगमन कैसे हुआ, या वैदिक साहित्य क्या है, या सूत्र साहित्य क्या होते हैं, या उत्तर वैदिक काल क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे बेटा धार्मिक आंदोलन। लिखिए पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। अब कहेंगे सर ये धार्मिक आंदोलन में आप ऐसा क्या बताने वाले हैं जो नया है। तो मैं कहूंगा बेटा देखो बहुत सारे आंदोलन जीवन भर में हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन ये धार्मिक आंदोलन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा कर ले। जो धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन में मैं आपको बता दूं नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आप जानते हैं बौद्धिज्म अलग है, जैनिज्म अलग है। जो हिंसा की बात ही नहीं करता है, अहिंसा की बात करता है। अहिंसा परम धर्म, सत्य अहिंसा अस्त्य, ये सब पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने। तो धार्मिक आंदोलन जब शुरुआत हुआ इस देश में, तो नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। लिख लीजिए नए धार्मिक संप्रदायों का उदय, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय। दूसरा लिख लीजिए नए संप्रदायों का उदय। दूसरा लिखिए जैन धर्म, जैनिज्म के बारे में लिख लीजिए, जैन धर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा लिखिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म हो बौद्ध धर्म हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मत में तुलना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैन और बौद्ध जो
मानने वाले मत हैं, उसकी तुलना, उसके कंपेयर के बारे में बेटा हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो ये जितना टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, परीक्षा में भी इससे अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज मेरा पहला क्लास है, मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि भैया सिलेबस में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पहले सिलेबस तो जानो कि भाई हमको एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो याद रखना, धार्मिक आंदोलन में सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। पांचवा जो छठवां हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग बात करेंगे। महाजनपद काल के बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। अब ये महाजनपद काल क्या है बेटा? इसमें सबसे पहले महाजनपद के बारे में बात करेंगे, और इसी में आगे जो बात करेंगे, पहले तो हम महाजनपद क्या है, कितने महाजनपद हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कोसी से लगाए अवंती से लगाए सब बात करेंगे हम लोग। इसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका स्थापना, उसके विस्तार। लिखिए मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे, और इसके एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा विदेशी आक्रमणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। विदेशी जो जो हमारे आक्रमण हुए, जो आक्रांता इस देश में आए, विदेशी आक्रमण जो हुए, उस विदेशी आक्रमणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां तक कि जो है यूनानी आक्रमण भी इस देश में हुए, यूनानी भी आक्रमणों के बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा बेटा इसमें हम लोग करेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग को बेटा पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाजनपद काल, 16 महाजनपदों के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, विदेशी आक्रमण के बारे में, यूनानी आक्रमण के बारे में, सारा चीज हमको बेटा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है वो टॉपिक जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार होता है, जिसका नाम है बेटा मौर्य काल, मौर्याज। मौर्याज पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, मौर्य काल को जानने के बेसिकली स्रोत क्या है। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसमें मौर्य काल को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन प्रमुख शासकों के बारे में हम बात करेंगे, मौर्यकालीन प्रमुख शासक, मौर्यकालीन प्रमुख शासकों के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे बेटा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथा हम लोग बात करेंगे बेटा आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, आर्थिक स्थिति, स्थिति के बारे में बात करेंगे। पांचवा हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, वो बात करेंगे बेटा कला और स्थापत्य के बारे में बात करेंगे, कला एवं स्थापत्य, कला और स्थापत्य के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद आखिर मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था यार, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, कितने बड़े बड़े राजा पैदा हुए इस देश में, अशोक जैसा सम्राट पैदा हुआ। और अशोक के बारे में तो कहा जाता है कि अशोक महान, इस देश में दो ही तीन लोग को तो महान कहा जाता है, अकबर महान, अशोक महान। इसके बारे में पूरा पढ़ाऊंगा मैं। जो काम उसके बाप दादा नहीं कर पाए वो काम अशोक ने कर लिया। कलिंग कभी जीता नहीं था, कलिंग जीता, लाखों लोगों का नरसंहार किया, उसके बाद धम्म का चोला पहन लिया अशोक। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अशोक की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इतना पावरफुल होने के बाद क्यों मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के जो टॉपिक होगा हमारा, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, मौर्य साम्राज्य के बेटा पतन का कारण क्या है, इसके कारणों के बारे में भी हमको जानना जरूरी है, और उस कारणों को भी बेटा हम लोग जानने की पूरी चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। मौर्य इतना पावरफुल होने के बाद जब राजा कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर अटैक होगा। राजा का मजबूत होना जरूरी है। इतिहास सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि एक पढ़ना है और हमको पास करना, इतिहास से सीख लीजिए कि कौन सा राजा किस समय हिट था। अब जैसे बाबर, बाबर वो शख्स
जो इतना पावरफुल था बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के समय एक शासक था शेरशाह सूरी, परेशान उसको खूब किया। हुमायूं का बेटा अकबर, वो जानता था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि इस देश में राज करना हो तो एक ऐसी जाति है राजपूत, जिसको सम्मान चाहिए, सम्मान दीजिए। और आपको याद होगा कि अकबर का जो पालन पोषण हुआ था वो राजपूताना में हुआ था। उसने वैवाहिक संबंध बनाए राजपूतों से, याद होगा आप सभी को, लेकिन किसी के सम्मान में कमी नहीं किया। इसे कहते हैं खेलना। कैसे, किस तरीके से कोई शासक किस तरीके से उस समय राज किया, ये आपको पढ़ना है इतिहास में। उसी का बेटा कौन है? जहांगीर। और जहांगीर का बेटा है शाहजहां। उसके आने वाली पहले की पीढ़ियां इतना काम कर चुकी थी कि शाहजहां के समय ताजमहल बना। गोल्डन पीरियड है शाहजहां। ये सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़ना है कि कौन से राजा किस समय कौन सा डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन लेता है, और अगर वो राजा कमजोर होता है तो उसका डिक्लाइन कंफर्म है, उसका पतन कंफर्म है। यही इतिहास पढ़ना है बेटा, और जीवन में सीख लेनी है कि हमें वो गलती नहीं करनी है। यही तो इतिहास है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो मौर्य काल के बाद है, वो टॉपिक है आपका बेटा मौर्योत्तर काल। अकबर जैसा शासक सोचिए, राजपूतों को कितना सम्मान देता था, सब बड़े पदों पर बैठाता था, किसी के सम्मान में कमी नहीं करता था। और देखिए, लड़ा दिया सबको, राजपूतों के खिलाफ लड़ा दिया। वो जानता था कि खेलना कैसे है। इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा शासक, और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित है, जिसका नाम है अकबर। इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़े लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास के पन्नों में उसे पागल घोषित किया गया है, क्योंकि उसकी जो सोच थी, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जो उसका काम करने का तरीका था, कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा था जो उस समय के हिसाब से परफेक्ट नहीं था, इसलिए इतिहास में उसे पागल करार दिया गया है। आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए चीजें हैं, लेकिन असली है आपका मैनेजमेंट। अगला हम पढ़ेंगे बेटा मौर्योत्तर काल के बारे में, और इसके स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के स्रोत क्या है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे स्रोत के बाद? दूसरा पढ़ेंगे हम बेटा प्रमुख राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मुख्य राजवंश है बेटा, तो प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे कि आखिर इस मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे, प्रमुख राजवंश हो जाएगा ये भी। मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश के बारे में हम बात करेंगे। विदेशी राजवंश के बारे में अभी हम परिचर्चा करेंगे। चौथा हम बात करेंगे बेटा, वो करेंगे मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किसी भी राज्य का प्रशासन का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है, तो हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम उसके आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति, मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति कला एवं संस्कृति के बारे में बेटा हम परिचर्चा करेंगे। क्लियर है सभी को? इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति थी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। मौर्योत्तरकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे बेटा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम परिचर्चा बेटा हम इसमें करेंगे। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में, और एक एक करके हमको बेसिक टू टॉप लेवल बेटा हम इसको पढ़ना है। कोई भी राजा, मान लीजिए आपके राज्य का कोई भी सीएम है, कौन सा डिसीजन लेते हैं, किस तरह से वो राज्य चलाते हैं, ये सभी चीज जानना बड़ा जरूरी होता है। भाई राज का काम क्या है? सही तरीके से राज्य चले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या स्थिति है, ट्रेड व्यापार की क्या स्थिति है, और लोगों की सुरक्षा की क्या स्थिति है, यही तो जानना है। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा मौर्योत्तर काल में। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बाद, वो पढ़ेंगे बेटा गुप्ताज, यानी कि गुप्त काल। लिख लीजिए, गुप्ताज पीरियड, यानी कि गुप्त काल के बारे में हम लोग बेटा परिचर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, गुप्त काल में क्या क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल में हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पहला शासक कौन था। लिखिए, प्रमुख शासक, प्रमुख राजवंश के बारे में जितने भी श्रीगुप्त से लगाए सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रमुख राजवंश के बारे में। दूसरा, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी हम परिचर्चा वो हम इसमें बेटा करेंगे।
और सामाजिक व्यवस्था के बाद बेटा इनकी आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि इकोनॉमी भी बड़ा जरूरी होता है किसी भी राज्य के सर्वाइवल के लिए। आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई प्रशासन हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इस सब होने के बावजूद भी आखिर पतन कैसे हो गया, तो इनके पतन के बारे में बेटा हमको पढ़ना है कि मौर्य यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो ये आपके सिलेबस में सारा दिया हुआ है। इन सभी चीजों को बेटा एक एक करके हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है कि भाई गुप्त काल है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, उसकी सारी स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी यार गुप्त का साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, इसके बारे में बेटा हमको चर्चा परिचर्चा करना है। गुप्त के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल बेटा? 10वां है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है बेटा इसमें? तो गुप्तोत्तर काल में देखो क्या क्या पढ़ना है, जो मेन चीजें हैं जो हमको पढ़ना है गुप्तोत्तर काल के बारे में। सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा पुष्यभूति वंश के बारे में। लिख लीजिए पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के बारे में, राजवंश के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा हमको किसके बारे में पढ़ना है बेटा? पूर्वी भारत में सभ्यता का एक्सपेंशन कैसे हुआ। लिखिए पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ। पूर्वी भारत में बेटा सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है गुप्तोत्तर काल के अन्य राजवंशों के बारे में पढ़ना है। अन्य राजवंश जो भी है, अन्य राजवंशों के बारे में हमको बेटा इसमें हमको पढ़ना है। और अन्य राजवंशों के जब पढ़ लेंगे तो बेटा आपको पढ़ना है राजनीतिक विचार और संगठन। राजनीतिक विचार और संगठन पढ़ना है। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक विचार कैसा था और ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता था, और संगठन के बारे में बेटा हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा महिलाओं की स्थिति कैसी थी, भाई किसी भी राज्य में महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी होगी तो समझिए कि राज्य में लैंड एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से चल रहा है। महिलाओं की स्थिति आज भी देख लीजिए, रोज रिपोर्ट मिलता है आप सभी को, आप न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे। महिलाओं की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो गुप्तोत्तर काल में हम महिलाओं की स्थिति के बारे में भी बेटा हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य में शिक्षा, एजुकेशन, और जो मैं कह रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो राजा के विचार पर डिपेंड करता है कि वो किस शिक्षा को कितना महत्व देता है। प्रौद्योगिकी की स्थिति, बात समझ में आया बेटा? इस सभी चीजों को हमको बेटा गुप्तोत्तर काल में बेटा हमको पढ़ना है। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारी चीजों को हम बेटा एक एक चीज को इसीलिए बता रहे हैं ताकि सारी चीजों को बेटा अच्छे तरीके से आप लोग क्या करो, अच्छे तरीके से कवर कर सको। अगला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बेटा दक्षिण भारत का इतिहास। साउथ इंडिया पे हम पहुंचेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास। इसीलिए मैं पूरा सिलेबस आपको बता दे रहा हूं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपको भी बार बार रिवीजन करने से मुक्ति मिल जाए कि भाई हमको पता चल जाए एक ही जगह कि पढ़ना क्या क्या है। बात समझ में आया? चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हल्के में तैयारी नहीं करना है, भारी भरकम तैयारी करना है इसके लिए। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम बेटा सुदूर दक्षिण में राज्यों का उदय। पहला टॉपिक है सुदूर दक्षिण में राज्यों का उदय। इसके बारे में हमको पढ़ना है। संगम कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में हमको पढ़ना है बेटा। संगम कालीन, संगम कालीन आर्थिक स्थिति, संगमकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में हमको पढ़ना है। नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। नए राज्यों का गठन उस समय कैसे हुआ, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ बेटा चोल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। चोल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ,
इसके बारे में हमको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चोल काल में सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ना है। चोल काल में सांस्कृतिक जीवन, चोल काल में बेटा सांस्कृतिक जीवन कैसा है, इसके बारे में हमको पढ़ना। ये सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। आप लोग को पहला दिन है, आप लोग को लग रहा होगा सर इतना लंबा चौड़ा क्या पढ़ा रहे हैं, तब से चोल कर रहे हैं सब चीजें। ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें बेटा आपको एंशिएंट इंडिया में सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार रिवीजन करा देता हूं शुरू से। देखिए मैंने सारे टॉपिक को बताया, गुप्तोत्तर काल के बारे में बताया, गुप्त काल के बारे में हमने बताया, मौर्योत्तर काल के बारे में बताया, मौर्य काल के बारे में आप सभी को बताया, महाजनपद काल के बारे में बताया, धार्मिक आंदोलन के बारे में बताया, वैदिक संस्कृति के बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में बात किया, और प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से मिले, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा परिचर्चा आपसे किया। तो ये सब हमको पढ़ना है बेटा एंशिएंट इंडिया में।